बहुत ही लंबा सफर है। पहले 10 लाख लोग बैठते थे, अब 15 लाख लोग बैठने लगे हैं। यार कैसे होगा, इतना टफ कंपटीशन है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका सफर बहुत अच्छा रहे, बिना किसी कठिनाइयों के रहे। आपको एक दिन में 15 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आपको एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है कि सर अभी मेरी ना तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक दे दूंगा ना सर, मेरी जब तैयारी होगी ना तब दूंगा टेस्ट। भाई तैयारी कभी भी नहीं होगी। पूरे सफर के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया होना बहुत जरूरी है हमें, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा कैसा रहेगा उस सफर। और ये वो समय है जब एक्चुअली में टॉपर्स निकल कर आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो जेईई आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल, किसी हालत में नहीं निकाल सकते। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे लास्ट मोमेंट में पता क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़े। जो फील्ड पे लास्ट तक टिका रहेगा, बैटिंग करता रहेगा, वही जेईई मेंस निकालेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सफर में जिसका नाम है जेईई। एक बहुत ही लंबा सफर है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपका सफर बहुत अच्छा रहे, बिना किसी कठिनाइयों के रहे। और जो हमारा मेन गोल है, जो हम चाहते हैं कि लास्ट में हमारे साथ हो, वो हम उसको अचीव कर सके। तो इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स, पूरे सफर के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया होना बहुत जरूरी है हमें, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा कैसा रहेगा उस सफर। तो उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के बारे में। हमने इस पूरे सफर को कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फेज 1 क्या है अपना, फाउंडेशन बिल्डिंग। तो ये सफर आपका मार्च 2026, मान लो मार्च 2026 से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मार्च 2026 से लेके फरवरी 2027 तक का रहेगा, ठीक है। लगभग साल भर का सफर है ये, ठीक है। फेज 1 आपका 1 साल तक रहेगा। और ये वो समय है जब एक्चुअली में टॉपर्स निकल कर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला फिल्ट्रेशन का फेज यही है, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है, स्टार्ट तो कर देते हैं फुल जोश के साथ, बट लास्ट तक आते आते तक, 1 साल पूरा होते होते तक हार मान चुके होते। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस 1 साल को पूरा अच्छे से कर पाते हैं। तो इस 1 साल में हमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इस साल में, पहले साल में हमारे गोल क्या क्या रहेंगे। हमारा पहला गोल रहेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फंडामेंटल्स को मजबूत बनाना है और अपनी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें क्या करना है भाई, अपने को जैसे अभी तक क्या था, 10th क्लास तक अपन क्या करते थे भाई, क्वेश्चंस कर लेते थे, उसी से मिलते जुलते सवाल अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, क्वेश्चंस घूम कर आएंगे, नए नए सवाल आएंगे। इसीलिए आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सवाल देखे हुए मिले, लगभग सवाल आपको नए देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उस केस में आपको क्या हेल्प करेगा, आपका दिमाग, ठीक है। आपने सोचने समझने की क्षमता कितनी है, कितना आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अप्रोच को बिल्ड कर पाते हैं, यही आपको ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना भाई, रट्टा मारने से बचे, ठीक है। क्वेश्चंस को सोचना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ये हमारा टारगेट रहेगा 1 साल के अंदर। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से इस पे फोकस करेंगे, थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने पे फोकस करेंगे, तो पहले साल में अगर बन गई तो अगले साल भी काम आएगी, और वो बन गई तो भाई जेईई मेंस और एडवांस तो एकदम हल्लू सा, एकदम हलवा पेपर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आज डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो क्लास 11 को ढंग से कंप्लीट करना है, ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा। और इतना, सिर्फ इतना भी पता है, सिर्फ 1% से कम, 1% भी मान लेते हैं एक बार के लिए, सिर्फ 1% बच्चे ही पूरा कर पाते हैं। लगभग बच्चे इसमें ही बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लगभग बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। आप कहीं पे भी किसी से बच्चे से पूछ लेना, लगभग बच्चे बोलेंगे 11th खराब हो गई हमारी। 11th आधी से ज्यादा दुनिया की खराब है। अगर आपकी 11th खराब नहीं है तो डेफिनेटली यू आर अमंग टॉपर्स, ठीक है। आप टॉपर्स में हैं, तभी मैंने बोला ना कि दिस इज द फेज जहां पे टॉपर्स बनाए जाते हैं। इसीलिए 11th को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपने 11th अच्छे से कर ली तो आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल गए। क्योंकि लगभग ऐसे बच्चे हैं जिनकी 11th बर्बाद है, लगभग बच्चे ऐसे हैं। तो 11th को बहुत अच्छे से करना है। और क्लासेस
रेगुलरली अटेंड करनी है। क्लासेस को कभी भी स्किप मत करना भाई, पाप है। 2 साल के लिए भाई एकदम गांठ बांध लो कि क्लासेस को किसी भी हालत में स्किप नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए भाई, बीमारी शिमारी की और बात है, लेकिन उसके अलावा क्लासेस को कभी भी स्किप नहीं करना है, डेली क्लास के अंदर जाना है, ठीक है। और सिर्फ जाना नहीं है, क्लास में पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है। अगर सर बोर्ड में कुछ करा रहे हैं उसको ढंग से सुनना है, उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन चल रहा है तो उसको दिमाग में साथ साथ में सॉल्व करना है, मूवी की तरह, पिक्चर की तरह नहीं देखना है क्लास को, ठीक है। क्लास के अंदर आपको ढंग से पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आपको क्लास इंटरेस्टिंग भी लगेगी, ठीक है, और नींद भी नहीं आएगी। वरना तो क्लास में बैठे रहोगे, आपको नींद आएगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और वापस से वही बात है, 11th बिगड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 11th ना बिगड़े, सब कुछ अच्छे समझ में आए, तो आपको क्या करना होगा, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है और क्लास को मूवी की तरह नहीं देखना, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। जो सर पढ़ा रहे हैं, सर या मैडम जो भी पढ़ा रहे हैं, उसमें डाउट्स पूछने हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन चल रहा है, कैलकुलेशन चल रही है, तो साथ साथ में दिमाग में चलाओ, हाँ अच्छा ऐसा 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 हो रहा है, पूरा करो। और घर जाने के बाद क्या करोगे, क्लास वर्क, जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को खुद एक बार अपने हाथों से फिर से लगाना है, ठीक है। सब क्वेश्चंस को बिना देखे एक बार फिर से लगाना है, क्लास में समझो, घर जाके बिना देखे एक बार लगाओ, ठीक है। उसके बाद उस क्लास में जो पढ़ाया है उस पे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क मिलेगा और उसको करना है। फिर उस पहले क्लास वर्क करेंगे, पहले पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद होमवर्क करना है और होमवर्क डेली करना है, ठीक है। क्योंकि डेली नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले थ्योरी मजबूत कर ले। आप 2 साल थ्योरी मजबूत करते रह जाओगे, आपका जेई 100% नहीं निकलेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो जेई आप नहीं निकाल सकते, किसी हालत में नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चंस करने होंगे, और जो भी डाउट्स आए, चाहे कितना फालतू से फालतू डाउट हो, आपको लगेगा कि यार ये डाउट पूछूंगा तो क्लास वाले हंसेंगे, अरे हंसने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आपका जेई है, आपका एग्जाम है, आपका जीवन है, तो आपका जीवन आपको संवारना है, दूसरा आके नहीं संवारेगा। इसीलिए डाउट्स को रेगुलरली पूछना है, ठीक है। भले वो क्लास वर्क से रिलेटेड डाउट हो सकते हैं कि भाई सर आपने ये क्वेश्चन कराया था, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताओ, या फिर बस सर ये कैलकुलेशन मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे फिर से बताओ, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई जो होमवर्क दिया था उसके अंदर डाउट्स हो सकते हैं, वो आपको समझ में नहीं आए, वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हर प्रकार के डाउट्स आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि अगर आपके डाउट्स छूट गए तो फिर वो पाइलअप होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और फिर आपके कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे टूटते चले जाएंगे, बिल्डिंग नींव मजबूत नहीं बनेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद टेक रेगुलर टेस्ट। एक बहुत बड़ी चीज बच्चों में ये देखी जाती है कि सर अभी मेरी ना तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक दे दूंगा ना सर, मेरी जब तैयारी होगी ना तब दूंगा टेस्ट। भाई तैयारी कभी भी नहीं होगी, एक काम करो, इससे अच्छा तो सीधा जेईई मेंस का पेपर ही दे देना तुम, ठीक है, मत करो, टेस्ट ही मत दो इससे अच्छा तो। ऐसा सोचना बहुत गलत है। ऐसा मत सोचो कि जिस दिन मैं तैयार होऊंगा उस दिन मैं पेपर दूंगा, नहीं, तैयारी कभी भी नहीं होगी, कभी भी आप तैयार नहीं होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगेगी आपको। भाई टेस्ट है तो टेस्ट देना है, चाहे 0 नंबर आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 10 आए, जितने भी नंबर आए, टेस्ट आपको हमेशा देना ही होगा। और उसके बाद टेस्ट देने के बाद क्या करोगे, टेस्ट दे के घर आओगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेके, उसको फेंकना नहीं है, क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, टेस्ट को दोबारा सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपसे नहीं हुए, ठीक है, और उन क्वेश्चंस में क्या क्यों नहीं हुए ये भी देखना है। क्या दिक्कत आई, क्या मेरे को चमका नहीं, क्या मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, क्या दिक्कत है, क्या कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन था, क्या अप्रोच अलग थी, अच्छा अप्रोच अलग थी तो वो पता होनी चाहिए अपने को। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, थ्योरी में दिक्कत है, तो जाओ थ्योरी पढ़ो उस पार्ट की। ऐसे करोगे तो हर चीज मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उनको मजबूत बनाना है। और वीक एरियाज आइडेंटिफाई कैसे होंगे यार, टेस्ट के थ्रू। जब टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये फला फला टॉपिक मेरा वीक रह गया है, ठीक है। और दुनिया भर की बुक्स के पीछे ना भागें, ठीक है। बच्चे
स्टार्टिंग में इतने ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं ना, नया नया बच्चा आता है ना, आपको मैं बताऊं इतनी एनर्जी होती है ना उसमें। वो मान लो मैथ की क्लास बेसिक मैथ पढ़ रहा है ना, तो सर मैंने नोट्स पढ़ लिए सारे, सर मैंने मॉड्यूल भी सारे लगा दिए, सर मैंने PIQs भी सारे कर दिए, सर मैंने वो वाली किताब भी कर ली, मैंने वो वाली किताब भी कर ली। इतना ज्यादा जोर लगा देते हैं ना बच्चे स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर 1 महीने बाद वही बच्चा किताब को हाथ भी नहीं लगाता, ठीक है। इस पे और अच्छे से बात करेंगे अपन फिलहाल, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपनी क्या रहेगी, क्लास वर्क अच्छे से करना, ठीक है। पहले क्लास वर्क अच्छे से करो, क्लास में नोट्स पढ़ो, क्लास के क्वेश्चंस करो, और उसके बाद मॉड्यूल, जो मॉड्यूल में आपके पास DPPs हो सकती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज होंगी, उसको अच्छे से करो। जब ये अच्छे से हो जाए ना, और फिर भी आपके पास समय बच जाए, भाई आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, 3 सब्जेक्ट है, तीनों के अंदर आपकी दिन भर में आराम से 3 से 4 घंटे क्लास लग रही होगी, आराम से, कम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्लास लग रही होगी। उसके बाद 1-1 घंटा आप हर सब्जेक्ट को घर पे जाके भी पढ़ेंगे, सही बात है। और उसके बाद उसका मॉड्यूल एक्सरसाइज जो भी रहेगा वो भी करेंगे। और मॉड्यूल के अंदर ना इनफ क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 एक्सरसाइज आराम से होती हैं, हर एक्सरसाइज में 20-20 सवाल होते हैं, तो इट्स अराउंड 80 to 100 क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं आपके। और DPPs वो अलग, वो तो मिलती ही मिलती हैं। तो देखा जाए तो आपके पास ऑलरेडी इतना होमवर्क होता है, अगर आप सिर्फ मॉड्यूल और क्लास वर्क को भी अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया जो है ना, वो मॉड्यूल्स बना ही नहीं रही है, उनसे समय ही नहीं बन पा रहा है, उनसे हो ही नहीं रहे हैं। अगर आप मॉड्यूल अच्छे से बना ले रहे हो अपनी कोचिंग का, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पहले पढ़ो, उनके मॉड्यूल बनाओ, फिर इन्नू सी थोड़ी सी जान बच जाए अगर, फिर सोचना अलग से बुक के बारे में, ठीक है। जबकि बचती नहीं है लगभग लोगों के पास, ठीक है। अगर आप बचा पा रहे हो ना, तो मतलब डेफिनेटली फिर तो अंडर 100 लाने वाले हो यार तुम, इतना सब करने के बाद ही बच रही है तो। और फिर ये वाली देखो, क्रिएट शॉर्ट नोट्स। बच्चे लास्ट मोमेंट में पता है क्या करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़े। जब मान लो 1 महीने बाद मान लो मेरा JEE हो, मुझे पता ही नहीं है क्या करूं, मैं हर पन्ना पलटने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, ये भी देख लूं, और नहीं देख पाते यार, 1 महीने में कितना देखोगे। इसीलिए उस दिन के लिए अपन क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज होंगे। कोई अच्छा क्वेश्चन लगा कि अरे यार ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें कुछ खास बात थी, वो क्वेश्चन को आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको लगा कि अच्छा कि कुछ टिप हो, कोई ट्रिक हो, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली कि आपने उस चैप्टर में जो जो भी सीखा ना, वो सब एक पन्ने पे लिखना है। और क्योंकि होता ही है ना, आज मैंने आपको मान लो स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, ठीक है, और आपका स्ट्रेट लाइन पढ़ के इतना जबरदस्त तैयार हो गया ना कि एडवांस तक के सवाल आप बहुत आराम से बना रहे हो। पर मजे की बात यह है कि जब 1 साल बाद जब आपको स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन दूंगा मैं, तब आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आपने तैयारी तो अच्छे से करी थी, पढ़ा था सब। दिक्कत यह है कि भाई 1 साल में आप भूल जाओगे ना चीजें। जो आज स्ट्रेट लाइन का लेवल है, 1 साल बाद वो स्ट्रेट लाइन का लेवल आपके पास नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। उसको वापस ऊपर ले जाने में कौन मदद करेगा। पूरा चैप्टर तो दोबारा पढ़ोगे नहीं, है ना, सारी क्लासेस सारे मॉड्यूल करोगे तो कैसे काम चलेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस चैप्टर में आपकी जितनी भी लर्निंग है सारी की सारी लिखो, सारे फॉर्मूलाज लिखो, लर्निंग्स लिखो, कोई बढ़िया सवाल मिल रहा है वो भी लिख लो, सब कुछ लिखो उसके अंदर। उससे होगा क्या, जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो बस उसको देखना, आपको सारी की सारी बातें पता चल जाएगी कि भाई इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, ये सवाल बढ़िया था यार, मैंने ये मॉड्यूल का क्वेश्चन किया, ये क्या जबरदस्त सवाल था। ऐसे करके सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। फेज 2, इसके साथ अपना फेज 1 हो जाता है पूरा। फिर अपन एंटर करते हैं फेज 2 के अंदर, जो कि अपना होता है क्लास 12th वाला फेज। और ये आपका फरवरी 2027 से स्टार्ट हो जाता है, और हर कोचिंग में कोशिश यही रहती है कि नवंबर 2027 तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म करा दिया जाए। और इसके अंदर आपको क्या करना है, 12th का सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 11th के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी नजर मारते रहना है। जैसा कि मैंने कहा कि आज अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद स्ट्रेट लाइन का लेवल आपका उतना ही हो, वो गिर जाएगा यार, दिमाग भूल जाता है चीजें। इसलिए दिमाग को याद दिलानी पड़ती है बातें वापस से। इसीलिए साथ साथ में रिवीजन भी करना है, पुराना भी रिवीजन करना है और नया भी पढ़ना है, दोनों काम साथ साथ में करेंगे अपन, ठीक है। ओके, फिर अपना आता है फेज 3। ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है।
आपने भले 2 साल कितनी मेहनत करी हो, लास्ट के 3 महीने में अगर जोर नहीं लगाया ना तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, इस फेज में नवंबर से लेके जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में आपका पहला जेई मेंस सेशन 1 वाला वो होता है, 2 बार होता है जेई मेंस, आपको पता है। तो पहला जनवरी में होगा, दूसरा अप्रैल में होगा। तो यहां से लेके यहां तक आपको नवंबर दिसंबर 2.5 महीना, लगभग 2.5 भी पूरा नहीं मिलता, 2.5 मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, 2 से 2.5 महीना मिलेगा जिसमें आप रिगरसली रिवीजन करेंगे 11th का 12th का उन शॉर्ट नोट से जो हमने पहले ही बना के रखे हैं, उनसे रिवीजन करेंगे और दबा के टेस्ट देंगे भाई। टेस्ट देंगे, उन टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये सब आप करोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर बनेगा ही बनेगा। तो जनवरी अटेम्प्ट होगा, फिर जनवरी अप्रैल, जनवरी के बाद अप्रैल आएगा। इस बीच में आपके पास भाई बोर्ड्स भी आएगा। ठीक है, बोर्ड्स भी आएगा आपके पास। ठीक है, और फिर अप्रैल में आपका सेकंड वाला मेंस होने के बाद बहुत कम दिन बचते हैं, रिजल्ट आने के बाद मई में आपका जेई एडवांस आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक थोड़ा सा बता दिया है मैंने, पूरी जर्नी दिखा दी है कि भाई एक एस्पिरेंट की जर्नी कैसी रहेगी और आपको क्या करना है। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई ये 2 साल लंबी जर्नी है, तो इट्स नॉट अ T20 क्रिकेट मैच। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना है कि मैंने पहले भी बताया था ना कि बच्चा जब 11th में आता है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है, इतनी एनर्जी होती है ना, वो सब लगा देता है, वो सब कुछ कर देता है और 1 महीने बाद उसमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, एग्जॉस्ट हो चुका होता है और फेंक देता है, भाई मुझसे नहीं हो रहा। और फिर वो ढीला ढाला चलता है, फिर बैकलॉग होता चला जाता है और फिर उसकी ऐसे करके 11th पूरी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जब 11th में हर बच्चा आता है ना, हर बच्चा अच्छा कर रहा होता है, हर बच्चे को एकदम बढ़िया मजा आ रहा होता है, सब कुछ सॉल्व कर रहा होता है, पर धीरे धीरे करते वो पीछे होने लग जाता है। ठीक है, इट्स नॉट अ T20 गेम, इट्स अ टेस्ट मैच। ये क्या है भाई, एक टेस्ट मैच है। ठीक है, जो टिका रहेगा वही जीतेगा। ठीक है, आपको आके चौके छक्के मार के नहीं जाना है, आपको लास्ट तक टिके रहना है। ठीक है, जो फील्ड पे लास्ट तक टिका रहेगा, बैटिंग करता रहेगा, वही जेई मेंस निकालेगा। समझ में आई आपको बात? ये सिंपल सी बात है कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको एक दिन में 15 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आपको भले 6-7 घंटे पढ़ो, ठीक है, पर रोज पढ़ो। और मैं तो कहता हूं स्टडी का बेस्ट प्लान मुझे पर्सनली जो लगता है कि आप घंटों के हिसाब से पढ़ो ही मत। आप रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का हिसाब किताब लिखो कि भाई मेरे क्या क्या टास्क हैं। ठीक है, मेरे क्या क्या टास्क हैं भाई। एक तो मैं सारे के सारे पहली क्लास लूंगा और उसके बाद क्लास में जो जो पढ़ाया उसका रिवीजन करूंगा। दूसरा टास्क कि भाई जो जो मुझे होमवर्क मिला है वो सब करूंगा। मुझे फलाया कोई दूसरा चैप्टर अगर रिवाइज करना है तो वो यहाँ लिखूंगा। अगर मान लो मैं कोई लास्ट वीक टेस्ट दे के आया हूं तो उस टेस्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो वो भी मैं ऐसे पूरा एक टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, हर रोज एक टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, पूरा हिसाब किताब रखो। आपकी 2 साल की जर्नी को पूरा हिसाब किताब रखना है अपने को, क्योंकि भाई जब 2 साल पूरे होंगे ना, आप वो जो पन्ने पलट के देखोगे ना, पलट के कि हाँ यार मैंने कितनी मेहनत करी, आपको बहुत मजा आएगा सच में। तो टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, और उसमें लिखो कि मेरे को आज क्या क्या करना है। रात को बना लो या मॉर्निंग में बना लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, कि भाई या तो क्लास से आने के बाद बना लो, जैसा भी लगे, लेकिन टू डू लिस्ट जरूर बनाओ जिसमें आप क्या करोगे, सब कुछ लिखो कि भाई मैं क्या क्या करने वाला हूं। और जब तक वो सब हो ना जाए भाई सो मत। ठीक है, जब तक टू डू लिस्ट के सारे टास्क कंप्लीट होके कट ना जाएं तब तक सोना नहीं है। बस इतना सिंपल सा टारगेट लेके चलो। घंटे को छोड़ो यार, ऐसे अब इसमें 6 घंटे भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि रोज का रोज अपने को टास्क कंप्लीट करना होगा और कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रोज पढ़ना है, घर में त्योहार हो, शादी हो, कुछ भी हो, आपको रोज पढ़ना है। भाई मैं तो पढ़ूंगा, चाहे भले भाई बाहर पटाखे फूट रहे हैं, 10 मिनट के लिए नमस्ते करके आ गए, मिठाई खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, वापस अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि फेस्टिवल एंजॉय मत करो, मॉर्निंग से आप पढ़ो ना, मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ो और शाम को फेस्टिवल एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। एक भी दिन इन 2 साल के अंदर आपको एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है भाई। टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है अपने को, जिसके अंदर अपने को टेस्ट भी देने होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, बहुत कुछ करना है।
इसीलिए आपको दिन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 18 घंटे एक दिन में नहीं, पर जितने भी घंटे पढ़ रहे हो वो रोज पढ़ना है। आज भी, कल भी, परसों भी। घर में कोई शादी ब्याह आए, फेस्टिवल आए, फिर भी आपको पढ़ना है। थोड़ा कम पढ़ लो फेस्टिवल वाले दिन, आप भी इंजॉय करना चाहते हो, थोड़ा सा कम पढ़ लो, थोड़ा सा ही, ठीक है, पर पढ़ना जरूर। क्लास के पैरेलल चलना है, पीछे नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एक बार जो बैकलॉग के चंगुल में फंस गया ना, वो गया, ठीक है, उसका खेल खत्म है। फिर वो जो एक बार बैकलॉग जो फंसता है ना, वो फंस ही जाता है, उससे बाहर कभी भी नहीं आ पाता है, ठीक है। अब फाइनल कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूं कि भाई आपका रियल कंपटीशन क्या है। अब दुनिया भर लोग क्या बोल रहे हैं कि यार कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, पहले 10 लाख लोग बैठते थे, अब 15 लाख लोग बैठने लगे हैं, यार कैसे होगा, इतना टफ कंपटीशन है। यार टफ नहीं है, ये भीड़ है, 15 लाख लोग, ये भीड़ है, ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। इसमें से सीरियस एस्पिरेंट 1 से 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, इतने ही होते हैं। सीरियस भी मतलब जो सच में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हाई लेवल वाले सीरियस की बात नहीं कर रहा, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बाकी जो 14 लाख लोग हैं ना, वो सब भीड़ है, पूरी की पूरी भीड़ है, वो कंपटीशन में ही नहीं है। आप मजे की बात बताऊं आपको मैं, अगर आप पूरा का पूरा पेपर खाली छोड़ के आओगे ना, 0 मार्क्स लेके आओगे, तब भी आप लास्ट नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप पूरा पेपर खाली छोड़ोगे ना, 0 मार्क्स लाओगे, तब भी आपकी लास्ट रैंक नहीं आएगी, तब भी आपकी कुछ ना कुछ परसेंटाइल अच्छी बनेगी, अच्छी मतलब अच्छी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगी, ठीक है। और एक बार ये और बता दूं कि भाई कितने मार्क्स लाने चाहिए अपने को। भाई वो बच्चा जो बोलता है कि यार सर मेरे से बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है, मैं थोड़ा ही कर पाता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा ही कर पाता हूँ, तो उस बच्चे के लिए भाई सिंपल सा टारगेट दे रहा हूँ, 140 से 160 नंबर तक अगर आप मेंस में ले आए ना, आप एनआईटी जा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अच्छे की गारंटी नहीं दे रहा मैं, पर कुछ ना कुछ 140 160 नंबर के बीच में लाने से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ 100% मिलेगा। और 300 में से 140 नंबर लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स अचीवेबल टारगेट। तो यार थोड़ा सा सीरियस होकर अगर मेहनत कर रहे हो ना भाई, ये पूरी की पूरी भीड़ है, समझ गए, आपको बस इतने नंबर लाने हैं। अगर आप इतने नंबर लाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और ये कुछ ना कुछ उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो समझता है कि यार मेरे से बस की कुछ नहीं है, उसको बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा भी करोगे ना तो जेईई मेंस डुएबल है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत टफ वाली बात नहीं है, इतने नंबर लाना टफ नहीं है, समझ गए। और अगर आप 200 प्लस चले जा रहे हो, ठीक है, 200 प्लस चले जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी एनआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। 200 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। और 140 से 160 में आपको कुछ ना कुछ 100% मिलेगा। और एडवांस के भाई जो कि आपका महारथी बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, उसकी बात करते हैं, उसके अंदर भी आपको पूरे मार्क्स नहीं लाने हैं। उसके अंदर आपको कितने, क्या 100% मार्क्स लाने हैं? नहीं। क्या 80% मार्क्स लाने हैं? नहीं। क्या आपको 50% मार्क्स लाने हैं? जी नहीं, 50 भी नहीं लाने। क्या आपको 40%? नहीं, आपको सिर्फ 30% तक अगर आप मार्क्स ला रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई घबराना नहीं है, सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनानी है, रोज रोज का काम रोज करना है, और इसी काम को अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल तक कर गए ना, तो आपको जेईई क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, सच में कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करो और डेफिनेटली आप जेईई क्रैक करोगे, और बहुत ही शानदार फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है।